नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के बारे में आप सभी जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर बार पेपर में 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा करना, जिसमें राष्ट्र के प्रतीकों, चिन्हों, गीतों, विचारों का सम्मान हो। समुदाय में भाईचारा तथा एकता बढ़ाना। राष्ट्र का निर्माण करने में मदद करना। उपनिवेशवाद का विरोध करना तथा औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष करना। उत्पीड़न और दमन भरे कानून के प्रति आंदोलन करना। और आखिरी में राष्ट्र में स्वराज स्थापित करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। ये 2 ग्रुपों के बीच में हुआ। पहला नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के प्रमुख देश रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। वहीं धुरी राष्ट्र के प्रमुख देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। महात्मा गांधी का भारत लौटना। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। महात्मा गांधी का जो विश्वास था वो सत्याग्रह में था। अब सत्याग्रह का अर्थ जो होता है, तो सत्याग्रह अर्थात सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की शक्ति पर जोर, जिसका अर्थ है अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो अत्याचार से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्य के लिए लड़ने वाले अहिंसा के सहारे ही अपनी लड़ाई में सफल हो सकते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा सभी भारतीयों में एकता पैदा करेगा। भारत आने के बाद उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करने और लोगों की समस्या जानने का सलाह दिया। महात्मा गांधी का सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण बिहार में स्थित एक इलाका है। 1916 लखनऊ में एक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्होंने चंपारण की समस्या के बारे में उनको बताया तथा उनको वहां आने का निवेदन दिया। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए। वहां बागान व्यवस्था तथा नील की खेती के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया। उनका यह भारत का पहला सत्याग्रह था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। सरकार और बागान मालिकों ने उनकी बातें मान ली। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और यह सफल होने के बाद लोगों ने उनको अलग अलग रूपों में देखना शुरू कर दिया। किसी ने उनको जादूगर कहा तो किसी ने उनको भगवान ही कह दिया। अलग अलग लोगों ने तो उनको अलग अलग उपाधियाँ दी, जिसमें से महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया, जब से हम उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, यह भी 1917 में हुआ। गुजरात का एक क्षेत्र है। खेड़ा सत्याग्रह किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह था। कारण क्या था? फसल खराब हो जाने के कारण फसल की पैदावार ठीक नहीं हुई थी तथा प्लेग की महामारी का भी प्रभाव था, जिसके कारण किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे। अतः उनका कहना था कि लगान में थोड़ी सी राहत चाहिए, परंतु सरकार और ज़मींदार मानने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह किया। किसानों ने और महात्मा गांधी ने। यह सफल रहा। उसके बाद
अहमदाबाद मील सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ, ये भी गुजरात में हुआ। अहमदाबाद मील सत्याग्रह का कारण काम के घंटे पर वृद्धि, फ्लैग बोनस बंद करने पर मालिक और श्रमिकों के बीच विवाद हो गया। गांधी जी और मील मजदूर का मिल सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया। मील मजदूर और गांधी का यह विजय हुआ। मील मालिकों ने उनकी शर्तों को मान लिया। अब आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? यह कानून जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया था। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना, क्रांतिकारियों को दंड देना, सरकार के खिलाफ फैले अराजकता को ख़त्म करना। एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्रांतिकारी अधिनियम, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। और रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, जानते हैं कि क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम था क्या? इस अधिनियम को केंद्र विधान परिषद में पारित किया गया था। काम यह था कि एक विशेष न्यायालय का गठन करना जिसके द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अमान्य सबूत और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको सज़ा दे दी गई है, तो आप उसके खिलाफ़ किसी दूसरे अदालत में कोई मुकदमा दायर या फिर कोई अपील नहीं कर सकते। इस अधिनियम का अर्थ ये था। रॉलेट एक्ट, इसका परिणाम क्या हुआ? क्रांतिकारियों को यह कानून दमनकारी लगा, स्वतंत्रता को ख़त्म करने वाला। गांधी जी ने स्वयं भी इस कानून को मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में हड़ताल करने का आयोजन किया गया। अब हड़ताल कैसे? सबसे पहले रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद, टेलीग्राम संचार सुविधा प्रभावित हो गई। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है, जहां हर साल बैसाखी के मेले लगते हैं और लोग यहां पर बैसाखी मनाने इकट्ठा होते हैं। कारण क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड का? रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, अभी हमने पढ़ा, और हड़तालें हो रही थीं। कुछ हड़तालें हिंसक भी हो गई, जिसकी वजह से पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो गया। कुछ लोग सरकार के दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी इस बाग में इकट्ठा हुए थे। क्योंकि अमृतसर का जलियांवाला बाग शहर के बहुत ही बाहर था, तो लोगों को मार्शल लॉ का पता नहीं चला, अर्थात लोगों को मार्शल लॉ लागू है इस बात का पता नहीं था। जलियांवाला बाग में फायरिंग। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। मैदान से निकलने के लिए केवल एक ही मुख्य द्वार था, उसे सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। जनरल डायर के आदेश पर सिपाहियों ने निर्दोष भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में लगभग 400 लोग से अधिक की मृत्यु हो गई और 1000 लोग से भी अधिक घायल हुए। इस दुखद घटना को लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का देश भर में क्या प्रभाव पड़ा? सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह हड़ताल होने लगी, सरकारी इमारतों पर हमला होने लगा। गांधी जी तथा अन्य क्रांतिकारियों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की।
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस लौटा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भी सरकार द्वारा दी गई उपाधि को लौटा दिया तथा अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने भी इसकी आलोचना की और सरकार के द्वारा दी गई अनेक उपाधियों को वापस लौटा दिया। कई जगह पे भीड़ और आंदोलन हिंसक भी हुआ, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो गई थी। वहाँ के सम्राट, जिसे इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता माना जाता था, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, उन्हें अपनी गद्दी से उतार दिया गया था। भारत के मुसलमान अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे उन्हें, जिससे उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने 1919 में मुंबई में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसको मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इन दोनों को अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन सरकार के खिलाफ था, उनकी नीतियों के खिलाफ था। अब आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन से शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या होता है, जानते हैं? असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या है? 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिंद स्वराज था, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत के बारे में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी। असहयोग आंदोलन को उन्होंने कुछ चरणों में बांटा। कैसे? सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा देना है, पहला चरण था। फिर सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देना, सेना, पुलिस, अदालतों को छोड़ देना, अंग्रेजी स्कूलों का त्याग करना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये कुछ चरण थे जो गांधी जी ने बांटा था कि सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे। असहयोग आंदोलन में हम कैसे सरकार का असहयोग करेंगे। असहयोग आंदोलन और इसका प्रभाव देखिए, अलग अलग लोगों पर असहयोग आंदोलन का अलग अलग प्रभाव पड़ा। शहरों में आंदोलन का प्रभाव अलग तरीके से पड़ा, बागानों में आंदोलन का प्रभाव अलग प्रकार से पड़ा तथा ग्रामीण इलाकों में आंदोलन का प्रभाव अलग ही था। अब हम जानेंगे कि इस असहयोग आंदोलन का प्रभाव इन जगहों पर किस प्रकार था, किन किन चरणों को असहयोग आंदोलन में इन जगहों पर अपनाया गया। सबसे पहले देखते हैं शहरों में आंदोलन का प्रभाव। शहरों में आंदोलन का प्रभाव इस प्रकार था कि हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफ़ा दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, परिषद चुनाव का बहिष्कार, मद्रास प्रांत के अलावा अन्य जगहों पर चुनाव का बहिष्कार किया गया, विदेशी मामलों का बहिष्कार, शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या फिर किसी को भी दुकान के अंदर जाने से रोकना, इसे पिकेटिंग कहा जाता है। तो शराब के दुकानों पर लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए और किसी को भी अंदर आने से रोका गया। लोगों को शराब की दुकानों के अंदर जाने से रोका गया, इसी को ही पिकेटिंग कहा जाता है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, अर्थात जो कपड़े विदेश से बनकर आते थे उनको जला दिया गया। आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? 1921 से लेकर 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। मतलब पहले जितना कपड़ा विदेश से आता था
उसका ये 1 सालों के अंदर आधा हो गया। 120 करोड़ की कीमत से घटकर ये 57 करोड़ रह गया, मतलब आधा हो गया। भारतीय कपड़ों का उपयोग बढ़ने लगा। इस आंदोलन के परिणाम है ये कि भारतीय कपड़ों का उपयोग बढ़ने लगा। आंदोलन धीमा होने का कारण, धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब आंदोलन धीमा कैसे पड़ने लगा, क्या कारण थे? तो आंदोलन धीमा होने के कारण खादी के कपड़ों की कीमत मिल के कपड़ों से महंगा था, अर्थात जो खादी के कपड़े थे वो महंगे थे और मिल का कपड़ा सस्ता था। संस्थाओं का बहिष्कार से समस्या उत्पन्न हो गया। भारतीय संस्थानों की कमी थी, विद्यालय विश्वविद्यालय ये थे नहीं, अतः लोगों ने धीरे धीरे आंदोलन धीमा कर दिया। अब आते हैं ग्रामीण इलाकों में आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, वो जानते हैं। असहयोग आंदोलन शहरों से देहात तक पहुंचा। अवध में सन्यासी बाबा ने किसानों का नेतृत्व किया। गांव में आंदोलन जो था वो सरकार के खिलाफ ना होकर वो तालुकादारों, जमींदारों इनके खिलाफ था। यहाँ लोग किसानों से भारी भरकम कर वसूलते थे और लगान लेते थे। किसानों को बेगारी करनी पड़ती थी। बेगारी का अर्थ होता है कि किसी से बिना पैसे दिए काम करवाना, अर्थात ज़बरदस्ती बिना मजदूरी दिए काम करवाना, इसे बेगारी कहा जाता है। पट्टे का खेत निश्चित समय के लिए नहीं होता था। पहले के टाइम पर ज़मींदारों के पास खूब सारी खेत होते थे, वही सबके मालिक होते थे, तो वो लोगों को ज़मीन दिया करते थे पट्टे पर मतलब कुछ सालों के लिए। परंतु वो समय भी निश्चित नहीं होता था कि पर्सन ए को ये खेत इतने साल के लिए दिया जाएगा, पर्सन बी को ये खेत इतने सालों के लिए दिया जाएगा। अतः पट्टे का खेत भी निश्चित समय के लिए नहीं होता था, जब चाहे वो उनसे छीन लेते थे। आंदोलन में अब क्या क्या मांग उठा, यहाँ पर जब ग्रामीणों ने आंदोलन किया तो इसमें क्या क्या मांगें उठी। सबसे पहला मांग था लगान कम किया जाने की मांग। दूसरा मांग था बेगार ख़त्म होने की मांग, अर्थात अगर आप काम करा रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें मजदूरी दीजिए, बिना पैसे या मजदूरी के कोई भी काम ना कराया जाए। तीसरा मांग दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार। उन्होंने कहा जो भी ज़मींदार हम पर जुल्म करता है, ज़बरदस्ती काम करवाता है, पीड़ा देता है हमें, उसका हम सामाजिक रूप से बहिष्कार करते हैं। समाज का कोई भी पदार्थ या फिर समाज का कुछ भी हिस्सा उसका नहीं होगा या उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। अब जानते हैं आदिवासी किसानों में आंदोलन कैसे हुआ। देखिए, इसमें हम आंध्र प्रदेश के आंदोलन की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, लोगों ने बगावत कर दिया और जिसका नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। बगावत का कारण था अंग्रेजी सरकार ने लोगों को जंगल में जाने से रोक दिया, मवेशियों को चराने पर पाबंदी लगा दी, जलाने के लिए लकड़ी व फल जंगल से लेने से मना कर दिया। इससे पहाड़ों के लोग परेशान हो गए। सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण में जबरन काम पर लगा लिया, अर्थात ज़बरदस्ती जंगलों से हटाकर, उनकी खेती से हटाकर उनको सड़क निर्माण में मजदूरी करने के लिए लगा लिया। बगावत के कारण में ये भी है कि लोगों को बेगारी करनी पड़ती थी। बेगारी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बेगारी करवाना मतलब कि किसी भी व्यक्ति से अगर काम करवाते हैं तो हम उसका उचित मजदूरी नहीं देते या फिर मजदूरी ही नहीं देते। ठीक है, ज़रा सा भी ना मजदूरी देते हैं ना उसके बदले में उसे कुछ चीज़ें देते हैं, मतलब फ्री में उससे काम करवाना, उसे ही बेगारी करवाना कहते हैं। अब बेगारी करवानी पड़ती थी जिससे उन्होंने बगावत कर दिया। किसानों ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया, जिसका नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू ने।
अब अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बारे में लोगों का अलग अलग मान्यता था कि कुछ लोग तो इनको जादूगर कहते थे, कुछ लोग इनको देवता का अवतार कहते थे, कुछ लोग ये कहते थे कि इनके अंदर चमत्कारी शक्तियाँ हैं। हाँ, तो जानते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, क्या वाकई इनके अंदर शक्तियाँ थीं और इनके साथ क्या हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू, लोगों का दावा था कि उनके पास कई शक्तियाँ हैं। सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, और तो और गोली भी इन्हें नहीं मार सकती। इन्हें ईश्वर का अवतार कहा जाने लगा, जादूगर कहा जाने लगा कि ये हमें आज़ादी दिलवाएंगे। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी को बहुत मानते थे। उन्होंने ही असहयोग आंदोलन को आदिवासी किसानों तक पहुंचाया, लोगों को उत्साहित किया इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। इसी प्रकार उन्होंने लोगों का नेतृत्व किया। परंतु अल्लूरी सीताराम राजू के कुछ आदेश हैं। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को जगह जगह घूमकर आदेश दिए, निवेदन किया, आग्रह किया। पहला था कि सभी से खादी पहनने का आग्रह किया कि मेलों के कपड़े और ये जो अंग्रेज़ों के जो कपड़े हैं उनको छोड़ो, अंग्रेज़ों के कपड़ों को छोड़ो और खादी पहनो। लोगों से आग्रह किया। शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत को स्वतंत्रता बल से मिल सकती है, ऐसा अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा। उन्होंने कहा अगर हम अपने बल का प्रयोग करें तो हमें स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने गोरिल्ला आंदोलन चलाए। गोरिल्ला आंदोलन क्या होता है कि लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों के बाहर अपने शिकार को, टारगेट को फिक्स करते हैं और अचानक उन पर हमला करते हैं, और हमला करते ही जंगलों में भाग जाते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने भी यही किया, परंतु 1924 में सरकार ने उन्हें फांसी दे दिया। अब आते हैं बागानों में आंदोलन का प्रभाव। बागानों में आंदोलन का प्रभाव कैसा रहा? देखिए, असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब कुछ और ही था। 4 दीवारियों से जब जी चाहे आ जा सकने की आज़ादी, यह असम के मज़दूरों के लिए आज़ादी का मतलब था। गाँव से वो अपना संपर्क कर पाएँ, आने जाने की आज़ादी हो, उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना ही था। अब हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे हुआ, कैसे और क्यों महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को हुआ कुछ ऐसा कि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहाँ पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब जिसमें से 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। इस हिंसा की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हिंसा का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से मैं यह असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। देखिए, जो साइमन कमीशन है वो 1928 में साइमन कमीशन बना, जिसका कार्य था 1919 में सरकार के कार्यों की समीक्षा करना। अर्थात 1919 में सरकार ने क्या काम किया, उससे क्या क्या प्रभाव हुआ, क्यों यहाँ पर इतने बड़े आंदोलन फैले, क्यों इतना लोगों ने हमारी सरकार का बहिष्कार किया, उसका रीज़न जानने के लिए एक भी भारतीय शामिल ना होने की वजह से लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, जिसका विरोध करते करते लाला लाजपत राय जख्मी हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई
तो उनके बाद पूरे देश में अशांति फैल गई, या अशांति है, अशांति फैल गई। लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। विरोध को शांत करने के लिए सरकार ने तरह तरह के इंतज़ाम किए, परंतु फिर भी आंदोलन शांत नहीं हो रहा था। उसी समय के तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेट का अर्थ होता है कि अब भारत पे जो शासन किया जाएगा वो भारत में कानून बनाकर किया जाएगा। अर्थात हम जो शासन करेंगे वो ब्रिटिश के द्वारा जो ब्रिटेन में कानून बनाया गया वो कानून नहीं, भारत में भारत के अनुसार कानून बनाकर शासन किया जाएगा। अतः उन्होंने डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया। अब लोगों ने इसका भी विरोध किया। इसके बाद आता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन आपको मैप पर भी आएगा कि आप बताइए कि लाहौर अधिवेशन 1929 आप मैप पर अंकित कीजिए। तो आपको यहाँ पर इस मैप पर ये लाहौर है। यहाँ पर 1929 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब उन्होंने उसमें क्या क्या बातें की उसके एक दो पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। वहाँ उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज मतलब उन्होंने कहा कि हमें कोई डोमिनियन स्टेट वगैरह नहीं चाहिए, हमें कोई आपका संविधान वगैरह नहीं चाहिए, हमें तो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अतः 26 जनवरी 1930 को भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय हुआ कि हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे, और उन्होंने मनाया भी। परंतु ज़्यादातर लोगों ने इस पर अपनी प्रक्रिया व्यक्त नहीं की और ये आंदोलन इतना विख्यात नहीं हुआ। अब आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत क्या हुई? आप सबने दांडी मार्च के बारे में सुना ही होगा, तो जानते हैं कि दांडी मार्च शुरू कहाँ से हुआ। देखिए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने तत्काल वायसराय इरविन को 11 मांगों का एक खत लिखा जिसमें समाज के सभी वर्गों की बात कही गई थी, जिसमें प्रमुख मांग नमक कर को ख़त्म करना था। अर्थात नमक पर जो टैक्स लगा है उसको ख़त्म करना था। परंतु सरकार ने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 12 मार्च को 78 विश्वास वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दिया। इस नमक यात्रा को ही दांडी मार्च कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, दांडी जो है गुजरात का एक तट है। कितना दूर है? 240 किलोमीटर। 24 दिन की यात्रा के बाद लोग इस तट पर पहुँचे। लोगों के साथ मिलकर सरकार की अवज्ञा का अर्थ होता है सरकार की बात ना मानकर हज़ारों लोगों ने नमक कर तोड़ा। अर्थात गांधी जी के साथ हज़ारों लोगों ने नमक बनाया। पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। फिर से लोगों ने सरकार की अवज्ञा करना शुरू कर दिया। अवज्ञा का अर्थात है सरकार की आज्ञा ना मानना। सरकार की किसी भी बातों को लोगों ने मानने से मना कर दिया। जगह जगह आंदोलन होने लगे, विरोध प्रदर्शन होने लगे। दांडी मार्च में फिर आगे क्या हुआ? अब्दुल गफ़ार खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। लोगों ने उनकी गिरफ़्तारी का विरोध किया। भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस ने गोलियां भी चलाई। लोग गिरफ़्तारी का विरोध करने के लिए सशस्त्र विद्रोह पर उतर आए। भारत की सरकार अवज्ञा के लिए महात्मा गांधी को भी गिरफ़्तार कर लिया। गांधी जी के साथ आंदोलन में जो व्यक्ति शामिल थे, अर्थात गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया।
इनकी संख्या लगभग 1 लाख थी, अर्थात 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और मार्च 1931 को यह बंद हो गया। गांधी इरविन समझौते की वजह से यह स्थगित कर दिया गया था, कह सकते हो इसको। फिर दोबारा से शुरू किया गया, कब? 1932 में। फिर इसको समाप्त भी कर दिया गया 1934 में। अर्थात यह 2 बार शुरू हुआ और 2 बार समाप्त हुआ। पहली बार 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था और समाप्त कर दिया गया था 1931 में। फिर दोबारा इसको शुरू किया गया 1932 में और फिर इसको समाप्त किया गया 1934 में। यह स्वतः समाप्त हो गया। स्वतः मतलब अपने आप ही समाप्त हो गया। इसे गांधी जी ने भी समाप्त नहीं किया था। उन्होंने कोई, जैसे असहयोग आंदोलन में उन्होंने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। ये जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें उन्होंने ऐलान ही नहीं किया, कुछ नहीं कहा, अपने आप ही ख़त्म हो गया। इस आंदोलन की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी, आइए जान लेते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। एक बार फिर से, न जाने इस पूरे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का कितनी बार बहिष्कार किया गया होगा। शराब की दुकानों की फिर से पिकेटिंग की जाने लगी। पिकेटिंग मतलब आपको याद है ना, शराब की दुकानों पर लोगों को जाने से रोकना, इसे ही पिकेटिंग कहा जाता है। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। जो वन कानून बनाए गए थे कि वनों में नहीं जाना, लकड़ियां नहीं लानी है, वहाँ पर अपने मवेशियों को नहीं चराना, इन सभी का उल्लंघन किया गया। लोगों ने इसका उल्लंघन किया। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इस आंदोलन के खिलाफ? कांग्रेस नेता का हिरासत में लिया गया। कई सारे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। निर्मम दमन, लोगों को मारा गया, पीटा गया, कभी लाठियों से, कहीं बंदूकों से, कोड़ों से लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार किया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन कर रहे थे उनको भी मारा पीटा गया, उन पर आक्रमण किया गया। महिलाओं और बच्चों की पिटाई की गई। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई। उसमें नेता, सत्याग्रही, आंदोलनकारी, महिलाएं, बच्चे, सबके सब थे। आंदोलन में भाग लेने वाले लोग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले अमीर किसान। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे वो अमीर किसान थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में ऊंचे लगान के विरोध में भाग लिया था। गरीब किसान थे, ऊंचा भाड़ा देना पड़ता था और ऊंचा लगान देना पड़ता था। इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। व्यवसायी वर्ग, औपनिवेशिक सरकार की व्यावसायिक नीतियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। महिलाएं थीं, महात्मा गांधी से प्रेरित होकर महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया और कुछ स्थानों पर मजदूर भी। ये ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ये सभी लोग थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। यह आंदोलन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था? असहयोग आंदोलन में लक्ष्य क्या था? स्वराज तथा इस बार पूर्ण स्वराज। मतलब कि असहयोग आंदोलन में लक्ष्य था स्वराज का, परंतु इस बार का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज का था। असहयोग आंदोलन में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। मतलब असहयोग आंदोलन करना है परंतु कानून के दायरे में रहकर। परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में यहाँ पर कानून को तोड़ना शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? अनुसूचित वर्ग की भागीदारी नहीं थी कि लंबे समय से कांग्रेस अनुसूचित वर्ग की हितों की अनदेखी कर रही थी, इस वजह से उन्होंने इसमें ज़्यादा अपनी भागीदारी नहीं दिखाई। मुस्लिम संगठनों द्वारा
सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। अतः मुसलमानों ने इसमें अपनी ज़्यादा सहमति नहीं दिखाई और उत्साह भी नहीं रहा। दोनों समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना रहा। सामूहिक अपनेपन का अभाव रहा कि लोगों को एक साथ करके चलना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, अर्थात अलग। सामूहिक अपनेपन का भाव क्या था? वे कारक जिन्हें भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया, वो सामूहिक अपनेपन का भाव कहलाता है। चिन्ह व प्रतीक, कैसे लोगों को एक किया गया? चिन्ह और प्रतीकों का प्रयोग किया गया। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। दूसरा, लोक कथाएँ, इसके माध्यम से भी लोगों को एक किया गया। कैसे? राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करते, मतलब लोगों को सुनाते। कथाएं परंपरागत संस्कृति की ही सही तस्वीर पेश करती थीं तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत के गौरव का भाव कराती थी। थैंक यू दोस्तों, ये क्लास यहीं तक था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और बाकी सारे चैप्टर्स भी इसी में जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।